अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। पिछले 6-8 महीने से देश में मंडल पार्ट 2 जैसी एक अवधारणा डेवलप करने की कोशिश हुई। बिहार ने जाति आधारित सर्वे कराया, उसके आंकड़े जारी किए, तो उसके बाद से वो चीज़ और शिखर पर आई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने उसको एक नया फॉर्मेट देने की कोशिश की, एक रीब्रांडिंग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये पीडीए है, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आधी आबादी, आदि आदि। राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने में अगर 10 चीजें बोली होंगी तो 9 में केवल यही कहा कि जात की गिनती कराओ, बाकी सब कुछ नहीं। बाद में इस माहौल के बीच में नरेंद्र मोदी ने एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। जब उनके पास 3 राज्य आए, इन 3 राज्य में 9 प्रमुख चेहरे उनको चुनने थे। उन्होंने इसमें पूरा पीडीए जमीन पर उतार दिया। दलित भी है, आधी आबादी भी है, पिछड़ा भी है, पिछड़ों में भी यादव, ब्राह्मण भी है। पीडीए की जितनी परिभाषाएं हो सकती थी सब जमीन पर उतार दी। अब 2 तरह के पीडीए जनता के सामने हैं, एक थ्योरी में, एक प्रैक्टिकल में। क्या दिख रहा है, कौन सा पीडीए जनता को समझ में आएगा, अपील करेगा? अरविंद जी। अमिताभ जी, 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो ओल्ड कास्ट लाइन पार्टी जो चलती थी, राजनीति चलती थी, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। आज की तारीख में पोस्ट कमंडल की जो राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, उसको हम आप जो है एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं। आकांक्षाओं की राजनीति को किस तरह से फलीभूत किया जाता है। आपने सही कहा कि अखिलेश यादव जी एक सैद्धांतिक तस्वीर लेकर के घूम रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कागज पर उकेर करके कि देखिए हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस जो है 3-4 महीने के दरमियान जो रिजल्ट आए हैं, उसके जरिए जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कमान दी है, उप मुख्यमंत्री की कमान दी है, वह पूरी तरह से पीडीए को मूर्त रूप जमीन पर उतार करके देश को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है जी। एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके जिस तरह 10 करोड़ आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ जो है ओबीसी मनोज यादव, जिस यादव जाति को लेकर के अखिलेश यादव कहते थे कि भाजपा जो है उसकी मुखालफत करती है, विरोधी है, उसी जाति के एक लीडर को जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके एक बहुत बड़ी चुनौती जो है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के सामने परोस दिया है। अमिताभ जी जरा याद करिए, 2004 में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और उस समय लोकसभा का चुनाव हुआ था। बसपा ने 7 यादवों का एमपी टिकट दिया था, उसमें 6 जीत करके आए। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे तब, उसमें भालचंद यादव थे, कैलाश नाथ यादव थे, उमाकांत, रमाकांत और लोग थे। 6 लोग जीत करके आए उस दरमियान। आज तो न तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं और न ही बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हैं। बावजूद इसके अगर मनोज यादव उत्तर प्रदेश की धरती पर जब यह बात को दोहराएंगे, कहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव परिवार के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है, उसका क्या जवाब इनके पास होगा? ठीक। सबसे बड़ी चीज, दूसरी बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से अगर पिछड़े या दलित लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने कमंडल की पॉलिटिक्स में एक नए रंग रोगन के साथ जो है आपके अभी रिपोर्टर ने कहा कि एक परखनली से जो एक रसायन निकाला है जिसमें पूरा पीडीए की झांकी है। पीडीए ही नहीं, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व न हो। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के सामने या जो विपक्ष है, सबके सामने एक बड़ी चुनौती। ठीक है अरविंद भाई, ठीक है, आता हूं, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। केवी त्रिपाठी साहब, जाति के समाज शास्त्र का एक कोलाज बना दिया भाजपा ने। कहा भाई बाकी सब बोल रहे हैं, ये तो तब करेंगे जब नौमन तेल होगा। ठीक, अभी तो घोषणा पत्र है इनके पास अधिक से अधिक, या कंठ पत्र है, मुंह से बोल सकते हैं। हमारा तो ये देखो भैया, ये विष्णु साय है, ये मोहन यादव है, ये भजन लाल शर्मा है, ये दलित देखो, ये ब्राह्मण देखो, ये पिछड़ा देखो, ये आदिवासी देखो। पहले विश्वास आजमाओ फिर विश्वास करो। नहीं त्रिपाठी जी, अब लड़ाई इसकी हो गई। एक विज्ञापन आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी,
बड़ी संजीदगी से मैं आपके पूरे वक्तव्य और निरीक्षण को सुन रहा था। साथ जैसा अरविंद राज जयतिलक जी ने बोला, मुझे तो ये लग रहा है आप दोनों लोगों को सुनने के बाद बड़ी गंभीरता से, कि जैसे भारत में अब विपक्षी दलों के पास राजनीति का कोई अवसर ही नहीं बचा। हम लोगों का तो करियर खत्म हो गया, अब तो भारत में कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बचा। मोदी जी जैसे महामानव ने ऐसा कर दिया है जैसा भूतो न भविष्य। लेकिन मैं अमिताभ जी कहूं कि राजनीति में अभी बहुत मुद्दे बाकी हैं। आम आदमी की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, इस देश में अभी अपराधों का क्या हाल है जहां डबल इंजन की सरकार है, और दूसरा जो नाम ले आए और जिस बड़े आप अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि अब सारी समस्याओं का समाधान मोदी जी ने कर दिया, तो क्या वहां असंतोष नहीं है? वहां जिन लोगों को दरकिनार किया गया है और ये नए चेहरे लाए गए हैं, वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है? अगर जो ऐसी स्थिति होती तो फिर आज तो भारत में राजनीति करने का अवसर ही समाप्त हो जाता। फिर तो हम यही मान लें कि राजतंत्र आ गया है, और यही राजतंत्र में चाहिए था कि राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है, सब बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपके इस नरेशन से कि सिर्फ इस समीकरणों से अगर राजनीति चल जाती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी देश में। बिल्कुल त्रिपाठी जी, बिल्कुल। कांग्रेस का ये उत्साह अच्छा है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, और इसलिए ज्यादा स्वागत है कि विपरीत स्थितियों में उत्साह रखना। अच्छी स्थितियां सामान्य हो तो उत्साह आ ही जाता है, और अच्छी हो तो आदमी छत पे चढ़ ही जाता है, छत पे चढ़ के बतासा फेंकता है गली में। लेकिन जब स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो तब अटारी पे खड़े होकर मुस्कुराना, उस अदा को सलाम। दो बातें कहूंगा फिर तारिक भाई के पास चलूंगा। हम डॉक्टर साहब विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि क्या भाई हम लोग अपना अपना घर बंद कर, दुकान बंद करें और जाएं, एक सरल भाषा में करें। उन्होंने तो गंभीर बातें कही, उसका भावार्थ ये था कि फिर कोई राजनीति ना करे। नहीं, मैं भी उतनी ही गंभीर बात कह दूं। 14 में और 19 में आपने आम आदमी, भारत के आम आदमी की समस्या नहीं उठाई थी, जापान के आदमी की समस्याएं उठाई थी, भारत के आम आदमी की समस्याएं उठाई थी ना, कि हांगकांग और केनिया के आदमी की समस्या उठा के गलत चुनाव लड़ गए थे। बोले अंधेरे में चुनाव कराया, हम जग ही नहीं पाए, नींद में बोल गए केनिया, अब ससुर वोट ही नहीं मिला। ऐसा तो किए नहीं थे। तब भारत का आम आदमी चमचम और रसमलाई खा रहा था। अजब बात करते हो यार सब लोग। तब कौन सा मुद्दा उठाया था, हमको वो तो बताओ। और वोट तो उसने दिया। और जो बात ये कही जा रही है कि राजतंत्र आ गया, बताया मोदी को महामानव और क्या क्या दिव्य मानव, ऐसी भाषा इसलिए मत बोलिए। इस देश में जवाहरलाल रहे नेहरू जी, जनता के वोट से, जनता के आशीर्वाद से, तो राजतंत्र तो नहीं आ गया। इंदिरा जी भी चुनी गई, रही लंबे समय तक। उनका वो 2.5 साल वाला वो इमरजेंसी का जो बवाल है वो हटा दीजिए, तो अन्यथा राजतंत्र तो नहीं था। लोकतंत्र में जनता उनको प्यार करती थी, इसलिए उनको बना के रखती थी। ये कौन सी भाषा हुई? आप 2012 के बाद आपकी कोई राज्य सरकार लौट के नहीं आई। 2012 या 11 में असम में आई थी। आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और जो लोग लगातार सरकारें रिपीट कर रहे, आप तो बिजू और नवीन पटनायक के लिए भी बोलोगे कि उड़ीसा में तो सबकी दुकान बंद हो गई, राजतंत्र आ गया, चलो जी उड़ीसा में अब छोड़ो, बस पकड़ो घर जाओ। ये कैसी बात हुई? नवीन बाबू औरों से बेहतर है, इसलिए जनता उनको वोट दे रही होगी। क्या समस्या है? इसको राजतंत्र नहीं कहिए, ये लोकतंत्र में जनता का दुलार है, ये लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद है। इसको राजतंत्र कैसे कह देंगे? रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है। वो दिन चले गए जब रानी के गर्भ से राजा उद्भूत होते थे। अब ईवीएम से राजा पैदा हो रहे हैं, ईवीएम से विष्णु सहज शपथ ले रहे हैं। पहला हिंदू आदिवासी है छत्तीसगढ़ में जो शपथ ले रहा है मुख्यमंत्री की। विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में सबको रोटी सेक कर खिलाने वाला मोहन यादव आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो रहा है। ये राजतंत्र है? राजा के घर में पैदा हुए ही लोग नहीं ना। इसलिए त्रिपाठी जी ये ठीक नहीं।
जब भी आप राजतंत्र का रा भी बोलोगे तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाएगी। गांधी परिवार, उसका आचरण राजतंत्र जैसा है, राजतंत्र है नहीं लेकिन उनका मिजाज वैसा है, फ्यूडल टेम्परामेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसलिए आप उस नाजुक उसको मत छेड़ा करो, वो फसाव है, उस लफड़े में मत पड़ो ना। जिस गली में रात में जाने में खतरा हो उस गली में क्यों जाओ, उजाले में जाओ। इसलिए मैंने निवेदन किया। बाकी आप विद्वान व्यक्ति हो, अच्छी बात है। तारिक खान साहब, भाई बहुत गंभीर बात तो मुझे समझ नहीं आती, मैं तो सरल बात करता हूँ जो जनता को समझ में आए, बिल्कुल सीधी सीधी बात जो गांव देहात में आदमी समझ ले। एक नक्शा है कि भाई हम यहाँ ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, ये नक्शा हमारे पास, और एक बगल में आदमी बिल्डिंग खड़ी कर दी कि ऐसी बिल्डिंग है, देख लो भैया, अंदर जाके देखो, दरवाजा खुला है, दरवाजा खोलो, भैया को ले जाओ ऊपर तक, छत वत सब दिखा के लाओ। दो चीजें हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। क्या भाई, देखे ऐसे करके, छुए जाने तब नहीं मानेगा, भाषण में तो सब कह दे। ये पीडीए का वैसा ही हो गया। एक तरफ पीडीए का ब्लूप्रिंट है और एक तरफ पीडीए का स्थूल रूप है। इसी पर लड़ाई होगी, इसी पर वोट होगा 24 में। तारिक खान साहब, देखिए, बीजेपी ने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए जी, और उनको ये अधिकार भी है। बेहतर होता कि अगर ये कहा जाता कि एक डॉक्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, ना कि एक यादव को बना दिया, यादव वोट लेने के लिए बेहतर होता। लेकिन मैं आज दो बातें कहता हूं और दोनों बातें एक दूसरे को काट रही हैं। आप आगे आगे समझाइएगा क्यों काट रही हैं। आपने कहा जाति एक सच है, जो माने न माने वो पाखंडी, या वो पाखंड है। जाति एक सच है भारत का, चलिए ठीक है। दूसरा बयान प्रधानमंत्री का आता है 30 नवंबर को कि जातियां नहीं, 4 जातियां हैं सिर्फ देश में, और संदर्भ और प्रसंग इस बात का यही था कि जातिगत जनगणना की मांग का जवाब प्रधानमंत्री ने दे दिया कि गरीब, किसान, महिला और युवा 4 जातियां। तो जब 4 जातियां ये, तो बाकी जातियां कौन सी? तब तो प्रधानमंत्री भी पाखंडी हुए आपके हिसाब से, जबकि मेरे ये शब्द नहीं। आप बोल लो, आप आगे बोलो, फिर हम बताएंगे मेरे हिसाब से क्या हुआ, ये हम ही बताएंगे। जी सुन तो लीजिए पहले जी। अब प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट का संदर्भ और प्रसंग पूरा बजाइए यहाँ पर जी। यही था कि जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको करारा जवाब मिल जाए, और 2 दिन तक मीडिया चैनलों ने इस बात को चलाया भी। फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की क्या जरूरत है कि लो भाई बना दिया, एक आदिवासी, एक अगड़ा और एक बैकवर्ड बना दिया। क्यों भाई? एक डॉक्टर बना दिया, एक गरीब आदमी को बना दिया, एक बर्तन मांजता था उसको बना दिया, ये भी तो हो सकता था। जब जातियां हैं नहीं, डबल गेम न खेलें प्रधानमंत्री और बाकी सब लोग, एक तरफ चले। या तो जातियां हैं और या तो नहीं है, और अगर नहीं है तो मंडल कमीशन की जो सिफारिश है, हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी उसको समाप्त करना चाहती। जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके विरोध में जाती है और व्यवस्था नई तैयार करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है कि नए किस्म से आरक्षण हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसका प्रारूप क्या? महिलाएं होंगी, किसान होगा, गरीब होगा, युवा होगा, तो क्या होगा? अगर 27% मंडल कमीशन की सिफारिश खत्म होती है, अगर नहीं होती है, तो जब जातियां नहीं है तो जातियों में बांटना हिंदुस्तान को बंद करें। जब आप हिंदुस्तान को जातियों में नहीं बांट पाते तो धर्म में बांटते। और हम खुल के एक बात कहते हैं, बस 2 सेकेंड, कि जातियां हिंदुस्तान का सत्य है। हम जाति के आधार पर आरक्षण मांगते हैं और जातिगत जनगणना की डिमांड करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, लोहिया का फार्मूला अप्लाई करें। ठीक,